गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछली वीडियो में उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक, क्योंकि एक वीडियो लास्ट वाली थोड़ी सी छूट गई थी, हम उसको दोहराएंगे और कोशिश करेंगे एक साथ सभी के सभी प्रतिबिंब बना लें और अवतल वाला जो आपका बचा हुआ था उसको भी हम आज पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको उत्तल लेंस से संबंधित या अवतल लेंस से संबंधित जो भी फार्मूले होंगे वो मैं आपको बताऊंगा और कुछ आंकिक प्रश्न अगर हो सकेगा तो आज हल करवाऊंगा। ठीक है, कोशिश करते हैं कि बहुत जल्दी ही यह लेसन हमारा समाप्त हो, उसके बाद हम चलें आगे वाले लेसन पर। चलिए, उत्तल लेंस में सबसे आखिरी वाली पोजीशन हमारी बची थी। वस्तु को कहाँ रखना था? लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखना था। प्रकाश की किरण यहाँ से सीधा जाती है, फोकस से मुड़ जाती है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से जाती है और सीधा निकल जाती है। इसको पीछे बढ़ाना था हम लोगों को, और ये यहाँ पर काटी, यही इसका क्या हो जाता है? प्रतिबिंब हो जाता है। ये इसकी वस्तु थी और ये लेंस था। ठीक है, इसके बारे में सवाल आपसे कैसे पूछा जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, इसे याद रखना। इसके कड़ कड़ से वाकिफ रहना, इससे रिलेटेड बहुत ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। चलिए, आपको बता देते हैं कि इसका प्रश्न जो होता है, कहता है कि यदि किसी उत्तल लेंस के सामने लेंस के प्रकाशिक केंद्र, ये कौन है? प्रकाशिक केंद्र, और यहाँ बीच में कौन होगा? फोकस के बीच में स्थित हो। ये कहाँ से मुड़ी है? एफ से। लेंस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनता है? तो इसका जवाब आपका क्या होगा कि जब वस्तु लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर सीधा, वस्तु से बड़ा और वह आभासी बनता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आज अवतल के बारे में, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे सभी एक साथ खत्म हो जाए। ये हमारा अवतल लेंस। ठीक है, आपको बता दें अवतल लेंस में सिर्फ एक ही तरीके का हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। जैसे उत्तल दर्पण में एक ही तरीके का प्रतिबिंब बनता था, वैसे उत्तल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण का दोस्त कौन है? अवतल लेंस होता है। इसमें भी एक ही तरीके का प्रतिबिंब बनता है। आप वस्तु को कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। जैसे आप मान लेते हैं वस्तु को रख दिया, यहीं पे रख दिया, तो आप यहाँ से एक किरण निकालेंगे, आपको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर गई है, तो कहाँ से मुड़नी चाहिए भाई? फोकस से? नहीं, इस फोकस से अब ये नहीं जाएगी, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो हमने दो गोलीय तलों का प्रयोग किया है, ये पिछली बार इनके मुंह दोनों के एक तरफ से ऐसे जुड़े हुए थे, इस बार दोनों उल्टे हो गए हैं, पलट गए हैं। तो ऐसी स्थिति में इनका जो फोकस था वो बदल गया है। पहले इस वाले तल का फोकस इधर होता था और इस वाले तल का फोकस इधर होता था, तो जो प्रकाश की किरण मुड़ती थी वो इस वाले गोलीय पृष्ठ के फोकस से मुड़ती थी, और इस वाले गोलीय पृष्ठ का फोकस इस बार इधर है। तो ये चूंकि पारदर्शी है, प्रकाश इधर तो आ नहीं सकता, लेकिन यहाँ से जाता हुआ प्रतीत होता है ये, और ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। ये सिर्फ अनुभव किया गया है,
रीजन में प्रकाश इस तरफ निकल जाता है। दूसरी किरण वहीं से जाने वाली है जहां पहले से जाती थी, ये ऐसे सीधा निकल जाती है। और क्योंकि ये बिना मुड़े निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र की ये विशेषता होती है कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधा निकल जाती है, तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र, ये तो निकल गई। एक दूसरे को परावर्तित किरणें ये वाली है और ये वाली है, क्योंकि ये एक दूसरे को तो काट नहीं सकती, लेकिन ये तो अंदर ही काट रही है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। उत्तल लेंस में आप वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। एक क्वेश्चन बहुत 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 पूछा जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में आभासी प्रतिबिंब बनते, आपको पता है। अभी आखिरी वाली पोजीशन मैंने बताई थी वो आभासी ही था, और इसमें तो सभी प्रतिबिंब आभासी ही बनते हैं। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है, क्या आप बता सकते हैं? उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनमें क्या अंतर है, मैं बता देता हूं, आप नोट कर लीजिए। उत्तल लेंस का जो आभासी प्रतिबिंब था, अभी पिछली बार, अभी तुरंत इसके पहले बनाया था मैंने, उत्तल लेंस का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। यानी कि अगर 5 सेंटीमीटर वस्तु है लंबाई, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 5 से बड़ा बनेगा। लेकिन जो अवतल लेंस का आभासी वाला प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, हमेशा छोटा होगा। यानी कि यदि वस्तु की लंबाई 2 है तो वो 2 से कम ही प्रतिबिंब बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो अंतर यही है कि उत्तल वाला जो आभासी होता है वो वस्तु से बड़ा होता है और अवतल वाला वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे समाप्त होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। अब आपको हम आपको बताएंगे रेखीय आवर्धन। क्या बताएंगे? रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो इसकी सिर्फ परिभाषा सुन लो और थोड़ा सा इसका डेरिवेशन है, आइए देख लेते हैं। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा बहुत ही आसान है। किसी भी लेंस के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, किसकी लंबाई? पहले प्रतिबिंब की लंबाई और फिर वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। रिपीट अगेन, किसी भी लेंस में बने हुए प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए बताते हैं आपको। चूंकि जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंबों का आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जो प्रतिबिंब आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं। आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो सीधे होते हैं, इसलिए उसका रेखीय आवर्धन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और रेखीय आवर्धन को हम एम से नोट भी करते हैं। आपको बताया था गुना के बारे में, अगर आपने वीडियो देखी थी तो रेखीय आवर्धन को एम से नोट करते हैं। रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? किसी भी लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो रेखीय आवर्धन नेगेटिव होगा, और आभासी हुआ तो रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होता है। इसका आपको फार्मूला और बता देते हैं। m बराबर v बाई यू इज इक्वल टू आई बाई ओ होता है।
आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, m = v/u = I/o। और एक फार्मूला आपको बता देते हैं लेंस की फोकस दूरी। ठीक, तो लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला 1/f = 1/v - 1/u। ये लेंस की फोकस दूरी यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी का रिलेशन है। लेंस और दर्पण के फोकस दूरी वाले सूत्र में थोड़ा सा अंतर है, गलत मत करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। लेंस में यहाँ माइनस है, दर्पण में यहाँ प्लस होता है, बस इतना ही अंतर होता है फॉर्मूले में। आवर्धन वाले में भी लेंस और दर्पण में थोड़ा सा ही अंतर होता है, यहाँ पर माइनस भी होता है और दर्पण वाले में माइनस भी होता है, लेंस वाले में सिर्फ भी होता है। तो माइनस प्लस का अंतर है लेंस और दर्पण के फार्मूलों को याद करने में। तो और वहाँ पे आप बहुत गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ आप दोहराएं ना तो आपके लिए अच्छा होगा। और एक फार्मूला बचता है लेंस की आवर्धन हो गया, फोकस दूरी, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f मीटर में या P बराबर 1/f सेंटीमीटर में। यानी कि जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो हम यहाँ पे ये 100 होगा। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तब यहाँ पे हम 100 बटा फोकस दूरी का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमारी फोकस दूरी मीटर में दी होगी तो 1/f का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है कैपिटल D से नोट किया जाता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, और इसे कैपिटल D से नोट किया जाता है। अच्छे से फिर से पावर यानी कि लेंस की क्षमता का फार्मूला आप देख लो, यहाँ भी आप गलतियाँ करते हैं। क्या होता है, P बराबर 1/f मीटर में, यानी कि जब फोकस दूरी आपको मीटर में दी होगी सवाल में आपके, और आपसे पावर यानी कि शक्ति पूछी जा रही होगी, तो आप 1/, फोकस दूरी कर देंगे, वो आपका उत्तर हो जाएगा। और आपको अगर फोकस दूरी सवाल में सेंटीमीटर में दी गई है तब आप वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, अब की बार 1/, फोकस दूरी नहीं 100/, फोकस दूरी रखेंगे, जो भी हमें सेंटीमीटर में 5, 10, 20, 25 सेंटीमीटर जो भी दी होगी। इस प्रकार आइए देखते हैं लेंसों का उपयोग क्या है। आज हम ये चैप्टर खत्म ही कर देते हैं। लेंसों का उपयोग, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपके चश्मे में लेंस लगा होता है। डॉक्टर आपके कान के अंदर की जांच करता है तो उसमें भी लेंस लगा होता है। आपके आँख के अंदर नए नए लेंस डाले जाते हैं। जब आप जर्जरा बुढ़ापे में आ जाते हैं तो आपकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो आपके आपकी आंख के अंदर भी लेंस को प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म का मतलब छोटा, दर्शी का मतलब दर्शन करना, यानी कि छोटी वस्तुओं का दर्शन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का भी निर्माण किया जाता है, उसमें भी हम लेंस का प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें दूरदर्शी यानी दूरबीन, जो आप किसी दूर की वस्तु को नज़दीक लाकर देखना चाहते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में जूम करते हैं, कैमरे को करके फ़ोटो खींचना होता है। आपने लगाया कैमरा, बोला थोड़ा सा जूम करो, थोड़ा सा नज़दीक ले लो, आप जूम करते हैं। वो जो जूमिंग होती है वो भी लेंस के माध्यम से ही की जाती है। ये आपके उपयोग हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, ये पूछे भी जाते हैं। अब आपको हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में लेंस के आंकिक सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।